हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। दिस इज रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 2। कल की क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था सेट थ्योरी के बेसिक्स, ठीक है। और काउंटेबिलिटी के बारे में हमने चर्चा की थी कि कौन से सेट काउंटेबल हैं, कौन से नहीं हैं। कुछ बेसिक चर्चा हुई थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेक्चर में। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किसी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है। तो कल हमने बात की थी कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली number of elements number of elements it has in the set, ठीक है। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको कार्डिनलिटी कहते हैं। कार्डिनलिटी को एक और नाम से जाना जाता है और इसको कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ अ सेट, ठीक है। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल ऑफ अ सेट। जैसे अगर मैं एक सेट बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो कार्डिनलिटी या फिर पोटेंशियल जो होगा सेट का, दैट विल बी 7। और अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सेट है। अब ये बात हो गई कार्डिनलिटी की। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, लेट अस से नेचुरल नंबर, तो कैन समवन एक्सप्लेन इसकी कार्डिनलिटी क्या थी? कल मैंने आपको बताई थी। कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें? नंबर तो कोई होता नहीं ना। एल एफ नॉट, वेरी गुड वेरी गुड, एल एफ नॉट। ये है उसका सिंबल। क्यों क्यों हमें सिंबल देना पड़ा? सिंबल इसलिए देना पड़ा बिकॉज इसके लिए कोई नंबर हम रख ही नहीं सकते, बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये सिंबल देना पड़ा नेचुरल नंबर के लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि z इंटीजर की कार्डिनलिटी क्या है, आप कहेंगे सर कल हमने पढ़ा था कि इंटीजर भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, ये भी एक काउंटेबल सेट है, तो इसकी भी कार्डिनलिटी क्या हो गई? एलिफ नॉट हो गई। फिर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ q, आप कहेंगे सर इसकी भी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है, क्योंकि ये भी क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ q कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक अनकाउंटेबल सेट, एक इनफाइनाइट बट अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट बट काउंटेबल के ये 3 केस हमने देखे। इनफाइनाइट बट अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सेट है लेकिन ये एलिफ नॉट से ज्यादा है, समथिंग ग्रेटर देन एलिफ नॉट। ग्रेटर क्या? वेरी ग्रेटर, है ना, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन एलिफ नॉट। इसके लिए एक नया सिंबल इजाद किया गया, स्मॉल सी, ठीक है। कंटिनम बोलते हैं इसको। सो इसके लिए कौन सा सिंबल है? कंटिनम, दैट इज सी, ठीक है, स्मॉल सी। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ आर, आर की कार्डिनलिटी क्या है? आप कहेंगे सर स्मॉल सी, ठीक है। और भी सेट, जैसे मैं आपसे पूछूं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये भी अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है। हम धीरे धीरे एक एक चीज के एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। इसकी भी कार्डिनलिटी क्या होगी? सी होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा पिक्चर बनाऊं, जब तक सब कुछ फाइनाइट है, ये रहा फाइनाइट का, ठीक है, तब तक कार्डिनलिटी क्या है? व्हाट इज द कार्डिनलिटी? एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि जब तक फाइनाइट है हम गिन पा रहे हैं। फिर इनफाइनाइट का दौर शुरू हुआ, यहां से चीजें इनफाइनाइट हो गई, और इनफाइनाइट में भी सबसे पहला इनफाइनाइट सेट, या मैं ये बोलूं सबसे पहला काउंटेबली इनफाइनाइट सेट जो हमें मिला वो था नेचुरल नंबर, ठीक। इसके लिए कार्डिनलिटी क्या डिसाइड की गई? एलिफ नॉट। ये रहा एलिफ नॉट, इनफाइनाइट। लेकिन जब बात इनफाइनाइट से भी आगे चली जाती है, अब देखो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, क्यू, ये सब इसी रेंज में आते हैं, फाइनाइट से आगे और एलिफ नॉट तक, ठीक है। यानी कि एलिफ नॉट से पहले क्या है? आपसे कोई पूछे एलिफ नॉट से स्ट्रिक्ट पहले क्या है, एलिफ नॉट से पहले सब कुछ फाइनाइट है। समझ पा रहे हैं? अगर वो नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं है, जेड के सिमिलर नहीं है, क्यू के सिमिलर नहीं है, तो वो फाइनाइट से, और कम है तो फाइनाइट ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ज्यादा है तो क्या? ज्यादा है तो कार्डिनलिटी डिसाइड की गई सी। ये भी इनफाइनाइट है बट ये कौन सा सेगमेंट है? अनकाउंटेबल। समस्या शुरू हो गई। किसी ने कहा क्या कुछ 2 एलिफ नॉट जैसा नहीं है? क्या कुछ एलिफ नॉट प्लस 1 जैसा नहीं है? मतलब इज देयर एनीथिंग इन बिटवीन एलिफ नॉट एंड सी? और इसका आंसर दिया गया कंटिनम हाइपोथेसिस, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है कंटिनम हाइपोथेसिस। क्या कहता है? ठीक है, बड़ी एलिमेंट्री सी बात कहता है, पर वो एलिमेंट्री बात कहने में इट टुक 50 इयर्स, मोर देन 50 इयर्स, ठीक है। क्या बात कहता है? देयर इज नथिंग बिटवीन एलिफ नॉट एंड सी।
समझ गए? एलिफ नॉट और सी के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसको कहते हैं ट्रांस फाइनाइट नंबर। क्या कहते हैं? ट्रांस फाइनाइट नंबर। ये सब टर्मिनोलॉजी है ना, डिस्प्रिन एस्पिरिन नाम है ये सब, है ना, कॉन्सेप्ट तो यहाँ चल रहा है, ये तो सब नाम है, नाम याद करते रहो धीरे धीरे। अब इसके और इसके यानी कि एलिफ नॉट से पहले जो कुछ है वो फाइनाइट है, एलिफ नॉट के बाद जो कुछ है वो क्या है बेटा? सी है, यानी अनकाउंटेबल है। यानी कि अगर कुछ काउंटेबल है और इनफाइनाइट है तो उसको इस रेंज में आना पड़ेगा, एलिफ नॉट की रेंज में आना पड़ेगा। यानी किसके साथ सिमिलर होना पड़ेगा? एन जैसा होना पड़ेगा, जेड जैसा होना पड़ेगा, क्यू जैसा होना पड़ेगा। मैंने कहा है ना कि ये जो है नेचुरल नंबर जो है ये हमारा बेसिक सेट है, इसके साथ जो जो मैच करेगा, है ना, जो जिसके इसके साथ मैच करेगा वो सब कुछ काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कंटिन्यूम हाइपोथेसिस आपको समझ में आया कि देयर इज नथिंग लाइक 2 एलिफ नॉट एंड सी, सॉरी एंड सी एंड एलिफ नॉट +1 एंड +2, कुछ नहीं होता ऐसा। सिर्फ एलिफ नॉट के बाद जो कुछ आता है वो अनकाउंटेबल है। यानी कि मैं आपसे कुछ कहूँ, अ सेट which is having more number of elements than natural number, set of natural number, then either it will be similar to z q, means either it will be similar to some countably infinite set or it will be uncountable, there is nothing in between। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इससे भी आगे कुछ है क्या? आइए इस सवाल का जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू कंस्ट्रक्ट any sorry can you construct a bigger set than any given set? मतलब मैं अगर आपको कोई सेट दूं, फॉरगेट अबाउट इट कि वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है कुछ भी है, लेट अस से ए बी एनी सेट, इससे बड़ा सेट बनाओ। आप कहोगे सर एक एलिमेंट डाल दो बड़ा सेट बन जाएगा, लेकिन वो उसको वेल मतलब मैं उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आई डाउट इट। एक काम करो, हर एलिमेंट से बड़ा उसका पावर सेट होता है। क्या होता है? हर सेट से बड़ा, एलिमेंट कह दिया सॉरी, हर सेट से बड़ा उसका पावर सेट होता है। अगर सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 2 to the power n, 2 to the power n, है ना। आप बोलेंगे ठीक है, डेमो खत्म हो जाए, डेमो लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं आपको एक दिन इनइक्वालिटी पे अलग से क्लास लूंगा, एक दिन ग्राफ्स पे अलग से क्लास लूंगा, और एक दिन इन सब चीजों पे, ये जो बेसिक चीजें इन पे अलग से क्लास लूंगा। लेकिन अभी मुझे शो करना है ना दैट आई कैन गो विद द सिलेबस, सो इसलिए अभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। पावर सेट जो है वो एक ऐसा सेट है, यानी कि कोई भी गिवन सेट हो आप उसका पावर सेट कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, उससे बड़ा सेट हो जाएगा। मतलब सर अगर कोई अनकाउंटेबल सेट है लेट अस से बी, यानी कि बी की कार्डिनलिटी क्या है? सी, तो क्या आप बी से सी से बड़ी कार्डिनलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या? पावर सेट ऑफ बी बनाओ, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? अपने आप 2 to the power c हो जाएगी, विच विल बी ग्रेटर देन सी। तो सी से बड़ा कुछ है? तो आप पूछेंगे सर इसका मतलब अगर मैं कोई सेट लेट अस से वाई लेता हूं जिसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है, तो यानी आपने कहा है कि एलिफ नॉट से पहले सब कुछ फाइनाइट, यहाँ काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ काउंटेबली इनफाइनाइट वाला एरिया है ये, और यहाँ सब खाली है, ये ब्लैंक है। यहाँ से आगे जाने पर क्या मिलता है? यहाँ से आगे जाने पर सीधा सी मिलता है। आप कहोगे सर अभी जो आपने टेक्निक समझाई, क्या मैं एलिफ नॉट कार्डिनलिटी लेके और अगर मैं पावर सेट ऑफ वाई बना दूं तो क्या मैं 2 to the power एलिफ नॉट प्रोड्यूस नहीं कर दूंगा? आप समझ रहे हैं? क्या मैं 2 to the power, तो क्या एलिफ 2 to the power एलिफ नॉट विल बी ऑब्वियसली 2 to the power एलिफ नॉट विल बी ग्रेटर देन एलिफ नॉट, तो यानी कि इट विल बी समवेयर हियर। मैं बोलूंगा इट विल ब्रेक कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। आपको पता है 2 to the power एलिफ नॉट का कन्वेंशन क्या है? इस नंबर को सी कहा जाता है, ठीक है, कन्वेंशन है 2 to the power एलिफ नॉट को सी कहा जाता है, सी के बराबर माना जाता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये दोनों ट्रांसफाइनाइट नंबर हैं, मतलब ये कोई फिक्स नंबर थोड़ी है। वही कहा ना मैंने, गांव में जैसे तराजू बना दिया करते थे, बांट, ईंटों को बांट बना दिया करते थे, वैसा ही हिसाब है। 2 to the power एलिफ नॉट को सी कहा गया, यानी आपने चालाकी की, आपने इसका पावर सेट बनाया और आपने चाहा कि आप यहाँ कहीं लाई कर जाएं, लेकिन कंटिन्यूम हाइपोथेसिस में कहा गया है कि इसके बीच में कुछ है नहीं, तो 2 to the power एलिफ नॉट को कहाँ आना पड़ेगा? 2 to the power एलिफ नॉट को यहाँ आना पड़ेगा, यानी इट विल बी इक्वल टू सी। तो सच में इसके बीच में कुछ है। यहां तक बात समझ में आई?
some of you, if you will say yes, then it will be fine. I can proceed further. Yes, sir. Okay, great. Yes. Great. Yes, sir. Okay, fine. देखिए, आते हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सेम सेट क्या होते हैं? कब हम सेट ए और सेट बी को सेम सेट बोलते हैं? देखो, सर, यस, एक स्क्रीन पे किसी पार्टिसिपेंट एस्पिरेंट का यहाँ पे आ रहा है आइकॉन, ओके ओके, पी करके। अच्छा, अब अपने मोबाइल में सेटिंग कीजिए, सर का इश्यू नहीं है। अब अपनी स्क्रीन पे सर की जो आइकॉन है उस पर डबल। अब देखिए, यहाँ पे फिर से आते हैं अपनी बात पे। सेम सेट किसको कहते हैं? तो मैथमेटिक्स में सेम सेट उसको कहा जाता है जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी कार्डिनलिटी भी सेम हो और सेम एलिमेंट हो। मतलब ए अगर मैं कहूं 1 2 3 है और बी मैं कहूं ए बी सी है, तो ये सेम एलिमेंट नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। ए एंड बी आर नॉट सेम, अलग अलग है। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, पर सेकंड वाली फेल हो जा रही है। सेम एलिमेंट होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अब यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई मैथमेटिशियंस के पास, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कुछ भी सेम नहीं है ना। कहते हैं ना, ये कभी किसी का चेहरा देखते हो, कहते हो यार ये तो उसके जैसा दिख रहा है, ये तो बिल्कुल किसी लेटेस्ट सचिन तेंदुलकर जैसा दिख रहा है ना, ये तो उसका क्लोन है। लेकिन क्या आप कहते हो कि सेम दिख रहा है? नहीं। क्या बोलते हो? उसके जैसा। उसके जैसा को मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है पता है? सिमिलर। ठीक है, उसके जैसा को सिमिलर कहा जाता है। तो यानी कि सेम सेट जैसा तो होना बहुत मुश्किल है, क्यों ना हम सिमिलर सेट्स की स्टडी करें। ठीक है, क्यों ना हम सिमिलर सेट्स की स्टडी करें। तो देखिए, सिमिलर सेट्स क्या होते हैं? सेम सेट तो ये हो गए कि कार्डिनलिटी सेम हो, और सिमिलर सेट हो गए कि कार्डिनलिटी सेम हो बट जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ए और बी जो गिवन यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों, वो दोनों की कार्डिनलिटी देखेंगे तो सेम है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी कार्डिनलिटी ए की 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी बी की कार्डिनलिटी 3 है। यानी कि अगर दो सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो तो वो सेट क्या कहलाते हैं? सिमिलर कहलाते हैं, सिमिलर सेट। तो सेम दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिमिलर होने के चांस है। तो अब देखिए, मैथमेटिशियंस इस बात को थोड़ी देर तक तो खुशी मना गए कि चलो हमने एक डेफिनेशन बनाई कि सिमिलर सेट कौन से हैं जिनमें सेम एलिमेंट ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन बात तब इंटरेस्टिंग हो गई जब किसी ने कह दिया कि मेरा सेट तो इनफाइनाइट है, लेट A and B are infinite sets। अब क्या होगा? समस्या खड़ी हो गई। क्यों? इनफाइनाइट सेट्स में तो कार्डिनलिटी अलग अलग होती है। मतलब देखिए, नेचुरल नंबर दिखने में तो इंटीजर यानी n जो है और z जो है दिखने में नेचुरल नंबर छोटा है, लेकिन आप जानते हैं ये भी एलिफ नॉट और ये भी एलिफ नॉट। इनफाइनाइट सेट्स की तो बात ही अलग है ना, उसका तो स्टाइल ही अलग है, वो तो अलग ही तरीके से चल रहा है। तो कब जब सेट इनफाइनाइट हो जाते हैं तब कैसे गिनोगे? तब कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें 10 है उसमें 10 है ना? तो मैथमेटिशियंस ने कहा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ऑलवेज वेलकम। अब देखिए, जब बात सिमिलर सेट्स की इनफाइनाइट सेट पे आई, तब सिमिलरिटी को मैथमेटिशियंस ने कैसे डिफाइन किया कि अगर ए और बी इन दो सेट्स के बीच में एक 1 1 और ऑन टू मैप डिफाइन हो जाए। 1 1 और ऑन टू को इन शॉर्ट क्या कहते हैं? एक बाइजेक्टिव मैप अगर डिफाइन हो जाए तो हम कह देंगे कि जितने एलिमेंट ए में हैं उतने एलिमेंट बी में हैं। टेक्निक पसंद आई? मैथमेटिशियंस की ये टेक्निक मुझे तो बहुत पसंद आई। सिमिलर सेट्स कब कहोगे? ए एंड बी आर सेट टू बी सिमिलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनफाइनाइट सेट वाली भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। यानी कि जब बाइजेक्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि सिमिलर है, बाइजेक्शन ना मिले तो समझ लीजिए सिमिलर नहीं है ना। और आपको जान के मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। 0 to 1 मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है, बस हम उसको पहचानते नहीं है। 0 to 1 और R, इसके बीच में बाइजेक्शन है, एक मैप है। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, एकदम जंप नहीं करूंगा। इसलिए ये दोनों सेट सिमिलर हैं।
ओपन, सॉरी, इसके बीच में ये ओपन 01 और आर के बीच में एक बाइजेक्शन है, एक मैप है, वही ब्यूटी है मैप ढूंढना, ठीक है। एक बाइजेक्शन है, इसलिए ये दोनों सेट सिमिलर है। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें 0 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर हैं, और इसमें तो पूरी दुनिया के सारे, फिर भी ये दोनों सेट सिमिलर हैं। चमत्कार देखिए, है ना, क्यों? ये दोनों सेट अनकाउंटेबल हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये है चमत्कार फंक्शंस का। अगर आप दो सेट ए और बी के बीच में सेट टू बी सिमिलर if there exists a bijective, if there exists a bijection between A and B। आप कहोगे सर A है 1 2 3, B है ABC, इसके बीच में बाइजेक्शन कैसे ढूंढे? अरे बिल्कुल बाइजेक्शन है, ये दोनों सेट भी सिमिलर हैं। देखो 1 को किस पे मैप करो? A पे मैप कर दो, 2 को किस पे मैप करो? B पे मैप करो, और 3 को किसके मैप करो? C पे मैप करो। ये 1-1 मैप भी है, और क्योंकि B जो है जो पूरा फिल हो गया तो ये ऑन टू मैप भी है ना। मोस्ट प्रॉब्ली कल की क्लास से हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे, तब आपको और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कि फंक्शन बाइजेक्शन इसका क्या मतलब है ना। लेकिन फिलहाल मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ आज, सिर्फ आज के लिए, कि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मतलब आपको बाइजेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। कल बाकी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखो बाइजेक्शन अगर है तो सेट सिमिलर है, फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? बाइजेक्शन है तो सिमिलर है, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच में अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो 1-1 और ऑन टू है, मतलब ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी सेम है। इट मे बी फाइनाइट और इट मे बी इनफाइनाइट। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट, समझ पा रहे? तो ये फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, हमने तो सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो फायदा क्या है? तो एडवांटेज, देखो इस कॉन्सेप्ट का एडवांटेज क्या है, देखो इस सेट का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है, अगर मैंने कोई काउंटेबल सेट ले लिया, ठीक है, चलिए दूसरी तरह से समझाता हूं आपको। मान लो कोई सेट गिवन है, मान लो गिवन सेट है लेट अस से x, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि बताओ मैं काउंटेबल हूं, मतलब ये फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट होता तो काउंटेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वॉल्टर रूडिन जो इतनी फेमस बुक है, वो कहते हैं कि फाइनाइट सेट को काउंटेबल वाली श्रेणी से बाहर ही कर देना चाहिए, उसको अलग से नाम देते हैं कि ये फाइनाइट है। फिर जो काउंटेबल इनफाइनाइट है उसको कहते हैं काउंटेबल। इससे सीएसआईआर नेट के आंसर की में एक बार दिक्कत हो गई थी इस कन्वेंशन की वजह से, काउंटेबल और ये सीधा अनकाउंटेबल। लेकिन हम लोग फाइनाइट को भी काउंटेबल काउंट करके चलेंगे, क्योंकि इसको भी गिना जा सकता है ना भाई, है ना, इसकी भी नेचुरल नंबर से मैपिंग की जा सकती है। अब ये है अनकाउंटेबल। आपको बताना है कि ये सेट गिवन सेट जो है हमारा वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। ये वाली एल्गोरिथम लगाओ, ये वाला तरीका अपनाओ। क्यों? एक काम करो, x से नेचुरल नंबर, या फिर उल्टा लिख देते हैं इसको, बाइजेक्शन, नेचुरल नंबर से x पे अगर बाइजेक्शन निकाल दिया, अगर कोई ऐसा मैप डिफाइन कर दिया जो नेचुरल नंबर से आपको x पे 1-1 और ऑन टू मैप देता है, तो समझ लीजिए कि आपका x क्या हो गया? काउंटेबल। समझ पा रहे हैं? अगर z से बाइजेक्शन निकाल दिया, काउंटेबल। q से बाइजेक्शन निकाल दिया, काउंटेबल। किसी एक काउंटेबल सेट के साथ अगर इसको सिमिलैरिटी दिखा दी तो इसकी कार्डिनलिटी सेम हो गई कि नहीं हो गई? इसकी कार्डिनलिटी ऑलरेडी आपकी नोन है, इसकी पता चल गई, इसका नेचर पता चल गया कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होने के लिए क्या करोगे? अब आप समझदार हैं, अब आप समझ जाएंगे। अगर भाई q कॉम्प्लीमेंट से x की मैपिंग में बाइजेक्शन मिल गया, आगे और भी तरीके सिखाऊंगा कैसे प्रूफ कर पाओगे, ठीक है, और भी तरीके हैं, पर यहाँ बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो q कॉम्प्लीमेंट से अगर x पे बाइजेक्शन है तो इसका मतलब x क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। और r से अगर x पे बाइजेक्शन है तो क्या है? अनकाउंटेबल है। मुझे लगता है कि ये चीजें आपको अभी समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब अब आपको याद आ गया होगा कि क्यों सर ने कहा था कि z जो है वो काउंटेबल सेट है, क्योंकि पहला काउंटेबल, भाई हमने इनफाइनाइट सेट में काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो नेचुरल नंबर से ही पढ़ा है, यहीं से शुरू किया है, यहीं से सीखा है ना। तो क्यों ना इसी को बेसिक सेट माने, इसी को इंडेक्सिंग सेट माने, और हम अगर कह दें, सॉरी,
हम अगर कह दें कि नेचुरल नंबर से अगर z पे बाइजेक्शन प्रोड्यूस कर दें, तो बताओ मान लोगे कि z जो है वो काउंटेबल है? बताओ मान लोगे कि Yes. नहीं मान लोगे? Yes. Yes, sir. तो ये तो भाई काम दिया गया था, अगर कोई बताएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैप लिखा हुआ है 1 2 3। देखो यही ब्यूटी है, सीखो, बस सीखते रहो, ठीक है। 7 दिन के डेमो के बाद आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए, जो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, मैं जितनी कोशिश करूंगा आपको एक स्टार्टिंग देंगे। हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस यही चाहिए। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 करना क्या है, ऐसे मैप डिफाइन करना है कि इतने से ये प्रोड्यूस हो जाए। वाओ कितना फैसिनेटिंग है। चलिए देखें, अगर मैं n/2 कर दूं, जब n जो है इवन लिया जाता है, समझना, तो जब जब आप 2 लेंगे मुझे क्या मिल जाएगा, बोलो? 1। जब जब आप 4 लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2। ना कभी इवन नंबर होंगे और ना कभी 1 2 3 4 एग्जॉस्ट होगा, तो 1 2 3 4 बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो? अब बताइए, माइनस टाइम्स -n/2 इफ n इज ऑड। माइनस क्यों लगाया समझ गए होंगे, और n+1 क्यों नहीं लिखा ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि 0 प्रोड्यूस करना है। अब देखो n = 1 रखोगे तो क्या प्रोड्यूस हो गया, 0 प्रोड्यूस। 0 2 3 रखोगे तो क्या प्रोड्यूस हो गया, -1 प्रोड्यूस हो गया, -1. है ना। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप यू लाइक इट। सो इसका मतलब ये है कि z जो है हमारा काउंटेबल सेट हो गया, ठीक है। तो अब क्यू को आपको समझा दिया, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, है ना, थैंक यू। क्यू को आपको मैंने समझा दिया है कि क्यू कैसे काउंटेबल होता था, कल भी बताया था, आज भी चलिए फिर से बता देता हूँ। याद रखिए क्यू कैसे बनता है, p/q, q not equal to 0, gcd of p and q must be 1, ठीक है। gcd of p q must be 1। इसलिए कोई कहे कि √2/1 कर दो, 1 तो नॉन जीरो है, तो ये रैशनल क्यों नहीं हो जाता, इसको इरेशनल क्यों बोलते हो, तो कहना कि जीसीडी ऑफ √2 and 1 जो है वो नॉट डिफाइंड है। कोई ऐसा एलिमेंट नंबर नहीं है जो √2 को भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे एक साथ, ठीक है। तो 1 होना चाहिए, याद रखना इसको। अब देखो p/q, p कहां से आता है, p आता है, कल समझाया था, इंटीजर से। q कहां से आता है, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब क्या मैं p, q की तरह देख सकता हूं p/q को? सबसे पहले ऐसा विजुअलाइज, जब ऐसा करोगे तो याद रखना टपल कहां से बनते हैं, सेट के क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से टपल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटे बच्चों को कभी सिखाना ऐसे सिखाइए, जितने कॉमा उतने क्रॉस। मान लो 1 2 3 टपल बनाना है तो एक और रहा होगा इसमें, है ना। तो p/q ये टपल कैसे बना होगा, पहला एलिमेंट z से आया होगा, दूसरा नेचुरल नंबर से आया होगा, तो ये किसके सिमिलर हो गया, ये सेट z क्रॉस n के सिमिलर हो गया। ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, अभी पढ़ाऊंगा फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गई क्यू की बात। ऐसी ढेरों चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, देखता हूं कितने लोग फंसते हैं इसमें, ठीक है। ये CSIR नेट 2019 में पूछा गया, एक सेट बनाया गया S, √of p/q, ठीक है। GCD of p and q is 1, q is नॉन जीरो, ऐसे डिफाइन किया गया है और पूछा गया है S is काउंटेबल, ऑफ कोर्स काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। आज आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। कल मैंने जानबूझ के नोट्स नहीं दिए, मैंने कहा आपको उतना पढ़ाया भी नहीं है तो आप बेकार में कंफ्यूज होंगे। यस, ट्राई दिस। यस बोलिए। Sir, explain the first one, sir. Yes, Irrational one. that's what I said. I will explain everything in a while. मुझे थोड़ा सा इसके लिए बिल्डअप करना पड़ेगा, है ना। Okay. चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या,
मान लीजिए ये देखो इनफॉर्मल है सारा, ठीक है, जितने लोग वीडियो भी देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इनफॉर्मल है भाई, किसी बुक में नहीं है ना, ये ऑब्जर्वेशन, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। क्या इनफॉर्मल है? अगर आपको पिक्चर में ऐसे सेट दिखे सारे के सारे, ठीक है, इफ ऑल सेट्स इन द पिक्चर आर काउंटेबल, मतलब मान लो Z दिख रहा है, Q दिख रहा है, N दिख रहा है, मतलब चाहे उनके क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे रेशियो हो, कुछ भी हो, लेकिन पिक्चर में सेट जो है वो काउंटेबल है, इट रिजल्ट्स, देन रिजल्टेंट विल बी काउंटेबल, will be countable with 99% एक्यूरेसी। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भाई मुझे नहीं पता, ये किसी बुक में रूल तो नहीं है, लेकिन मेरे अपने 4-5 सालों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? अगर कहीं एक भी अनकाउंटेबल सेट नजर आ गया, देन बी केयरफुल, it can be or it can make everything uncountable। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, अगर नेचुरल नंबर यूनियन z लिया है, इट विल बी काउंटेबल। क्यों? नेचुरल नंबर भी काउंटेबल है, z भी काउंटेबल है, और काउंटेबल, दो काउंटेबल सेट्स के यूनियन भी काउंटेबल होते हैं। दो रिजल्ट अभी लिखवाऊंगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं Q क्रॉस, लेट अस से Q अगेन, दोनों ही सेट पिक्चर में काउंटेबल हैं, इसलिए रिजल्टेंट जो है वो काउंटेबल है, ठीक है। इनमें कॉशन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा कि किस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि N यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी अनकाउंटेबल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए 1,2 ये दो एलिमेंट का सेट है, इसने किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया? गलती से Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या बन गया? रिजल्टेंट विल बी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। क्योंकि इसमें देखिए क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। 1 के साथ Q कॉम्प्लीमेंट के सारे ऑर्डर्ड पेयर, 2 के साथ Q कॉम्प्लीमेंट के सारे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। बात समझ में आई? दो इंपॉर्टेंट, दो महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है काउंटेबिलिटी से रिलेटेड, वो हम लोग लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, अब देर नहीं करते उसमें। पहला रिजल्ट है काउंटेबल यूनियन ऑफ, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना जब ध्यान से हम सिर्फ सुन भर लेते हैं तो वो एक ऑडियो मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में सेव हो जाता है, इसलिए सुनिए भी ध्यान से। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मैंने एक काउंटेबल सेट लिया n और उसको किसी दूसरे काउंटेबल सेट के साथ यूनियन किया। आपने कहा सर अभी सिखाया काउंटेबल, मैंने कहा वेरी गुड, Q के साथ ले लो काउंटेबल, सर अभी भी काउंटेबल, अभी भी काउंटेबल। कोई बच्चा आपसे सवाल पूछ सकता है जब आप पढ़ा रहे होंगे कि क्या सर कब तक काउंटेबल रहेगा? व्हाट इज द लिमिट? दिस इज योर लिमिट। यानी कि यूनियन जब तक काउंटेबल सेट्स, मतलब काउंटेबल यूनियन लेंगे, यानी कि यूनियन जो है जिस सेट पे डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इंडेक्सिंग जिस सेट पे डिफाइन होनी चाहिए, वो सेट कैसा होना चाहिए? काउंटेबल। जब तक सेट काउंटेबल है, रिजल्टेंट विल बी काउंटेबल। बट अगर गलती से भी इंडेक्सिंग सेट कोई आर्बिट्री लैम्डा सेट हो गया जिसके बारे में आपको पता नहीं है ना, आर्बिट्री कहते हैं ना, लैम्डा क्यों बनाया जाता है? आपको नेचुरल नंबर तब नहीं दिया जाता है जब वो आर्बिट्रीनेस के बारे में बात करना चाहता है, यानी कि आपके काउंटे जो यूनियंस हैं वो अनकाउंटेबल यूनियन लेना चाहता है, तो फिर भाई आप श्योर नहीं हो सकते, नॉट श्योर। आप कहोगे सर नॉट श्योर क्यों बोला आपने, अनकाउंटेबल क्यों नहीं बोला? देखो बेटा, मान लो ये सेट सारे एम्प्टी हो, तो मान लो सारे सेट एम्प्टी हो तो उस केस में बोला है। तो अगर आप समझदार हैं कि ठीक है सर एम्प्टी केस वाला हम लोग डील कर लेंगे, हम समझ लेंगे, आप इसको अनकाउंटेबल लिख दो, तो मैंने लिख दिया अनकाउंटेबल, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो याद रखिए ये लिमिट है, इससे आगे जाओगे गारंटी नहीं है, काउंटेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। रिजल्ट नंबर 2 उतना ही महत्वपूर्ण,
इसमें पहले मोटिवेशन दे देता हूं। लेट अस से z क्रॉस z। अभी आपने सीखा था काउंटेबल क्या होता है, x, y, ऐसा कुछ बनेगा, x ये y हो गया काउंटेबल, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस एन कर दो, काउंटेबल, क्रॉस क्यू कर दो, अब इसमें क्या 4 टपल आ जाएगा, x y z गामा या जाय, ठीक है, टपल बढ़ते चले जाएंगे। कब तक सर, लिमिट क्या है, क्या मैं जितने भी चाहूं उतने प्रोडक्ट करूं, काउंटेबल सेट्स के रिजल्टेंट काउंटेबल आएगा? आंसर इज नो। लिमिट क्या है, ओनली फाइनाइट। इसमें तो काउंटेबल भी खत्म, समझ रहे हो, काउंटेबल भी खत्म, यानी कि यहां तो काउंटेबल यूनियन तक आप ले सकते थे, यानी इनफाइनाइट यूनियन ले सकते थे, बट वो इंडेक्सिंग सेट नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गया भाई, फाइनाइट, यानी कि यहाँ पे लिखो ओनली। मैं आपको बताऊं, आपको घर जाके कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये जो मेरा पीडीएफ है ना, यही देख लिया करो तुरंत सोने से पहले। उससे क्या होगा, उसी दिन का आपको हमेशा, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, आप पूरा रिवीजन 30 मिनट्स में कर सकते हैं अच्छे से बैठेंगे तो। अगर आप एक दिन बाद लेके बैठेंगे तो यही 30 मिनट आपके 50 मिनट हो जाएंगे, 2 दिन बाद बैठोगे 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिनिश द वर्क विद इन द डे। ओनली फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट is countable, that is मैथमेटिकली कैसे, सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रखिए, ये पाई जैसा जो सिंबल देखते हैं ना थोड़ा सा बड़ा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट का सिंबल, ये है सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो भाई मैं एक और बात बताऊं आपको, मैथ्स जितना करना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैथ्स की जो लैंग्वेज है, ये जो लिखा रहता है ना सब, उसको जो इंटरप्रेट करना वो भी इंपॉर्टेंट है। मान लो ऐसे लिख के आ गया, आई बिलोंग्स टू एस ए आई, अब ईच ए आई ऐसे लिखा है, ठीक है, ईच ए आई इज काउंटेबल एंड एस इज 1 to up to 100। तुरंत बेझिझक आप इसको कहो, क्या कहोगे, काउंटेबल है सर। क्यों, अरे सर कंफ्यूज कर रहा था लेकिन हम हुए नहीं, हमें पता है कि इंडेक्सिंग कहां से ली गई है, किसी एस से ली गई है, और एस जो है वो फाइनाइट सेट है, यानी कि बेसिकली फाइनाइट प्रोडक्ट है ये, यानी कि इसको अगर आप डिकोड करें तो ये क्या है, A1 क्रॉस A2 अप टू A100। और सर यहाँ लिखा है ईच ए आई इज काउंटेबल, यानी कि ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये सब रिजल्ट तो काउंटेबल आएगा ही। हाँ, गलती से अगर एक भी काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट घुसा दिया इसमें, है ना, लेट अस से यू हैव प्लेस्ड एन अनकाउंटेबल सेट समवेयर हियर, तो भैया ये तो रिजल्ट अनकाउंटेबल ही होने वाला है ना। तो ये सारे के सारे रिजल्ट किसके लिए हैं, जब हर सेट, ईच सेट इज काउंटेबल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हुई होगी, एक दो लोग अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो आई विल बी हैप्पी। यस सर। यस, ग्रेट, ओके। अब आते हैं अपने कुछ चीजों पे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले। 2 क्या पूछा था मैंने, A0 A1x, उसमें तो लिखा ही हुआ है, तो बस यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। आज के बाद इस सेट को, ये जो पॉलिनोमियल्स का सेट है ना, अब इसको पॉलिनोमियल का सेट क्यों कहते हैं, देखो यार मैं तो एकदम एलिमेंट्री तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑलरेडी पता हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, नहीं पता है तो सीख लो। ए आई बिलोंग टू लेट अस से क्यू, यहाँ ये सेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पॉलिनोमियल तो होगा, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कहां से लिए जाएंगे, क्यू से लिए जाएंगे, क्यू से कोफिशिएंट्स लेते जाओ, नए नए पॉलिनोमियल बनाते जाओ। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7/2 बन गया पॉलिनोमियल, माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7/4 लो बन गया ना। ढेरों पॉलिनोमियल बना सकते हो, तो इसी कलेक्शन को तो नाम दिया गया है ये S, ये तो कलेक्शन है। पूछ रहा है ये कलेक्शन काउंटेबल है या नहीं, बता दो उसको, समझा दो क्या क्या। तो देखो ये जो कोफिशिएंट्स है ना, इन्हीं से तो तुम पॉलिनोमियल बना रहे हो, यही तो चालाकी कर रहे हो, ये तो फिक्स है ना, ये जो है ये चीज तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स्ड है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो क्यों ना मैं इसको हटा अलग ले लूं, A0 A1 A2 AN अलग ले लिया, यानी कि ये सेट काउंटेबल है कि नहीं बस ये जान लूं। अरे
ये सेट तो पहचाना सा लगता है क्या, ये सेट तो किसके जैसा दिख रहा है, जहां इधर जो कॉमा होता है, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो ये कहां से आ रहे होते हैं हमें पता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, जिस सेट से ये आ रहा है, क्यू से आ रहा है, लिख दो। जिस सेट से ये आ रहा है लिख दो। कहां तक लिखोगे, n तक लिखूंगा, क्यू कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स। अरे ये सेट तो कार्टेशियन, अभी अभी तो पढ़ा है, हर सेट काउंटेबल है। फाइनाइट प्रोडक्ट, फाइनाइट किसने बोला, इसने बोला, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, हेंस s इज काउंटेबल। सो s इज काउंटेबल if, sorry if क्यों बोलना, जस्टिफिकेशन, since कोट करो रिजल्ट नंबर 2, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। यानी कि ट्रिकी पार्ट क्या था, ये था ट्रिकी पार्ट, इसको ऐसे विजुअलाइज करना, इसको जिसने ऐसे विजुअलाइज कर लिया, खत्म काम हो गया। फिर तो दो सेकंड का काम है। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। यस सर। ओके ग्रेट, अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है। सेट बदल दिया मैंने, a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर a2x स्क्वायर an x टू द पावर n, कोफिशिएंट बिलोंग टू r। रियल पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है, बताओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सर, होगा सर। वेरी गुड, अनकाउंटेबल। ग्रेट ग्रेट, दिस गिव्स मी हैप्पीनेस। इसका मतलब आप समझ रहे हैं किसके इक्विवेलेंट है ये सेट, r क्रॉस r अप टू n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। यानी कि इसी को तो 12th में कहा जाता था r टू द पावर n। तो कोई पूछे ये सेट अनकाउंटेबल है, बिल्कुल अनकाउंटेबल है। लेकिन उससे भी आगे आप कहोगे सुनो एक चीज और बताते जाऊंगा, इधर आओ। अनकाउंटेबल तो आपका जवाब है, एक चीज मेरी तरफ से सीखते जाओ, क्या कि ये सेट दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है, Rn के जैसे, यूक्लिडियन स्पेस n, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दो सेट इंट्रोड्यूस करूंगा। पहला सेट है एल्जेब्रिक सेट, ठीक है, और दूसरा सेट होगा ट्रांसीडेंटल सेट। इससे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा। और आज जैसे ही शाम को जाएंगे, वीडियो देखिए, वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा रात तक, वीडियो देखिए, पीडीएफ तो तुरंत मिल जाएगा। क्या करोगे, असाइनमेंट नंबर 1 को धीरे धीरे टच करना शुरू करो, है ना। जब आंखों का ऑपरेशन होता है ना, डॉक्टर क्या बोलता है, धीरे धीरे आंख खोलना, मैं आपको रोशनी दे रहा हूँ, है ना। तो धीरे धीरे आंखें खोलो, धीरे धीरे अटेम्प्ट करो, 2-4 दिनों में आपसे ये सारी चीजें सॉल्व होने लगेंगी, ठीक है। ट्रांसीडेंटल सेट, तो अलजेब्रिक एलिमेंट कौन सा है, या अलजेब्रिक सेट कौन है और ट्रांसीडेंटल सेट कौन है। देखो, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मैं उतनी डेफिनेशन लिखवाता हूं जितनी काम की है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट, विच आर, यानी ये एलिमेंट्स के बारे में बात होगी, विच आर रूट्स ऑफ सम पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों सिखाया था, ये क्यों सिखाया था, अभी बताऊंगा। सम पॉलिनोमियल डिफाइंड ऑन क्यू। वाह, बन गई डेफिनेशन। यानी कि सर आप तो जिन पॉलिनोमियल्स के रूट की बात कर रहे हो, वो पॉलिनोमियल ये हैं, ये एस है वो पॉलिनोमियल, यही तो है क्यू पे डिफाइन होने वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी बात हो रही है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, स्टार लगा लो भाई, इन पे क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन वहीं से आया था, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, जो किस पॉलिनोमियल का रूट है, जो रैशनल कोफिशिएंट से बनता है, तो समझ लो वो अलजेब्रिक एलिमेंट है, अदरवाइज ट्रांसीडेंटल एलिमेंट, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं 2, 3, 4, तो देखो अगर एक पॉलिनोमियल डिफाइन करो x स्क्वायर माइनस 4, बताओ बेटा इसका 2 रूट है या नहीं, फटाफट बोलते जाओ, सुनो। यस सर, x माइनस 2 x प्लस 2। एग्जैक्टली, 2 और -2, तो दोनों, अब ये देखो पॉलिनोमियल, इसको
जस्टिफाई भी कर रहा है, क्यू से ही इसके कोफिशिएंट है, इसका मतलब 2 और यानी प्लस माइनस 2 जो है आर एल्जेब्रिक नंबर्स। बताओ भाई, यस और नो? एल्जेब्रिक नंबर्स। Yes. और यस सर। सिमिलरली जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी रैशनल नंबर हैं, वो सारे के सारे एल्जेब्रिक हैं। क्यों? एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर लो, काम आसान हो जाएगा। क्या पॉलिनोमियल डिफाइन करोगे? अगर आपको पॉलिनोमियल का रूट बनाना है ना, x इक्वल टू पी बाई क्यू, है ना, तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इससे x इक्वल्स टू पी बाई क्यू आपका रूट बन जाएगा। तो ये सारे एल्जेब्रिक हो गए, यानी कि कौन कौन? नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, ये सारे के सारे तो कंफर्म एल्जेब्रिक हो गए, आर एल्जेब्रिक। इंटरेस्टिंगली इसके आगे भी कुछ एलिमेंट एल्जेब्रिक हैं, जैसे सवाल पूछूं, √2 एल्जेब्रिक है कि नहीं? देखो √2 इररेशनल है, यहाँ पे कहीं रैशनल की बात नहीं, ये डिफरेंट टाइप के सेट है। √2 एल्जेब्रिक है कि नहीं? जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2, बताओ इस ये पॉलिनोमियल यहां से आ रहा है और √2 इसका रूट है कि नहीं है? बताओ, यस और नो? √2. है कि नहीं Sir, है? √2 है. एग्जैक्टली, Yes. √2 इसका रूट है, इसलिए इसलिए √2 क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक हो जाएगा। ये एल्जेब्रिक नंबर है, एल्जेब्रिक एलिमेंट है। इसी प्रकार से जब यहाँ पे 3 कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी √3. एल्जेब्रिक हो जाएगा। यानी कि ऑल एलिमेंट्स of the form square root of p are algebraic, ठीक है, और algebraic। यहाँ पे सर डाउट है। पाई हो गया, ई हो गया, और हाँ बोलिए, यस बोलिए। ये सर ये जितने भी स्क्वायर रूट जो हम लोगों ने लिया वो एल्जेब्रिक फिर कैसे? हाँ वही मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। √2 को एल्जेब्रिक होने के लिए किसी पॉलिनोमियल का 0 होना पड़ेगा, अगर वो पॉलिनोमियल किस पे डिफाइन हो? यस सर। क्यू पे डिफाइन हो। तो चलो एक पॉलिनोमियल बनाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, बताइए इसका रूट क्या है? √2। बस हो गया ना, रूट इज √2। तो जैसे ही ये किसी पॉलिनोमियल का रूट बनेगा, इसको एल्जेब्रिक कहा जाएगा, चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इररेशनल, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सेट अलग अलग। समझ रहे हो? अभी Yes, √3 को एल्जेब्रिक प्रूव करना है तो एक नया पॉलिनोमियल बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3, लो √3 भी हो गया। और ऐसे करके √3 टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एल्जेब्रिक हो गए। इसीलिए कहा था ना रुको इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो ये पॉइंट भी एल्जेब्रिक है। बाकी सारे जैसे, यस बोलिए, यस प्लीज। सर जैसे अपने √p और अलजेब्रिक बताया, यस राइट, सो अपन वो √p/q भी ले सकते हैं उसमें। एग्जैक्टली, वही उस तरह वही पहुंच रहा हूँ, वही पहुंच रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप, यही मेरा सक्सेस है कि जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ आप बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप सही जा रहे हैं कि यहाँ पे √p/q वो भी तो एल्जेब्रिक है ना, और वहीं पहुंच रहे हैं। अब देखिए √p जब आपने कह दिया या √p/q, ये सारे एल्जेब्रिक नंबर हो गए। तो सर ट्रांसीडेंटल कौन है? जाओ पॉलिनोमियल ढूंढ के लाओ पाई के लिए, कभी कोई पॉलिनोमियल नहीं बना पाओगे। जाओ ढूंढ के लाओ पॉलिनोमियल ई के लिए, कभी नहीं बना पाओगे। क्यों? देखो, बनाना चाहते हो, चलो बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल बना लो, इसी का तो पाई रूट होगा। क्या ये पॉलिनोमियल क्यू पे डिफाइन है? क्या इसके कॉफिशिएंट नो, क्यू से आ रहे हैं? ये देखो कॉफिशिएंट, ये गायब हो गया, ये तो इररेशनल है। समझ रहे हो? इररेशनल है। ये प्रॉब्लम हो गई, तो नॉट डिफाइंड ओवर क्यू। इसीलिए पाई और ई जैसे जितने भी एलिमेंट है ये सारे क्या है? ट्रांसीडेंटल है। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो, ठीक है? रिजल्ट क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पहले लिख लो। ऑब्जर्वेशन ये लिख लो कि सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर दिखता कैसा है। सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर दिखता कैसा है, ठीक है? इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें इंटीजर होते हैं, इसमें क्यू होता है, इसमें √p टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसमें √p/q टाइप के एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब इट कंसिस्ट all rationals and some irrationals also। बताओ सही है ना? ये सब इररेशनल नंबर ही तो हैं। हाँ Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट बात है।
इरेशनल्स आल्सो, वाओ, है ना, कितनी सही चीज है। लेकिन याद रखिए कि जो ट्रांसीडेंटल नंबर का सेट है ना, जो ट्रांसीडेंटल नंबर का सेट है उसमें केवल और केवल कौन आएगा, जो कुछ होगा वो Irrational. इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। है ना। तो थोड़ा सा ना टंग ट्विस्टर है यहाँ पे। टंग ट्विस्टर ये है कि सारे इरेशनल जो है वो ट्रांसीडेंटल नहीं है, लेकिन जो ट्रांसीडेंटल है वो इरेशनल है। समझ रहे हो? सर अगेन एक्सप्लेन ना सर, रिपीट करिए। यस यस यस, ट्रांसीडेंटल कंसिस्ट ओनली इरेशनल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, पढ़ के देखो, अच्छा लग रहा है क्या? ऑल ट्रांसीडेंटल्स आर irrationals, but all irrationals need not be transcendental. Need not be transcendental. एग्जाम्पल, कोई पूछे एग्जाम्पल दो, अरे लो √2 तो √3, ये है तो इरेशनल, लेकिन ये क्या है, एल्जेब्रिक नंबर है। समझ रहे हो, है ये एल्जेब्रिक नंबर। अब दो इंपॉर्टेंट, दो महत्वपूर्ण रिजल्ट, कौन सा, सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर इज काउंटेबल सेट। और अब समझ में आ गया होगा कि p बाई क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ p बाई क्यू जरूर इरेशनल जैसा दिख रहा है, लेकिन वो काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि काउंटेबल वो है, एल्जेब्रिक नंबर एल्जेब्रिक सेट है ना, एल्जेब्रिक नंबर। वेरी गुड। सो ये काउंटेबल सेट हो गया। और दूसरा पॉइंट, सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर्स, ठीक है। आज जो बुकलेट दूंगा उसमें अच्छे से पढ़ना बैठ के। सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, ठीक। इसीलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्क्वायर रूट ऑफ p बाई क्यू, तुम मुझे कितना भी समझाओ कि ये इरेशनल का सेट है, इरेशनल का सेट है, मैं बोलूंगा सुनो ये एल्जेब्रिक एलिमेंट्स का सेट है, और एल्जेब्रिक एलिमेंट हमेशा काउंटेबल होते हैं। तो मैं काउंटेबल होते केवल हैं। बोलूंगा तुमको इरेशनल वाले चश्मे से देखना हो तो देखो, मैं तो इसको कौन से स्पेक्स से देखूंगा, कौन से चश्मे से देखूंगा, इसको एल्जेब्रिक नंबर के चश्मे से देखूंगा। बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर। Raise your hands यस if it is clear to you, all of you. Yes. केवल कुछ लोगों को, प्लीज मेक इट फास्ट, हाँ, so that we can move further. सर, Yes, yes, please. सर जो अपने ट्रांसेंडेंटल नंबर्स जो बताया है उसमें पूरे यूनिवर्सल कांस्टेंट जो होते हैं वो भी आएंगे ना फिर? यूनिवर्सल कांस्टेंट से आपका मतलब क्या है? जैसे पाई एंड ई अपन वो कांस्टेंट है ना अपने, यस यस यस। तो इस तरह के तो जितने भी यूनिवर्स, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ही ट्रांसेंडेंटल नंबर होंगे। ओके। पाई प्लस ई, इससे बनने वाले सारे नंबर्स सारे होंगे, है ना। तो ये बात हुई काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे वही हम कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। आप कहोगे सर ये तो 12th वाला है, यकीन मानिए अगर आपको हर लाइन में नया ना मिले तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आई गारंटी इट, हर लाइन में आपको कुछ नया मिलेगा। फंक्शंस, उसकी काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग सीखेंगे हम इसमें, एंड ढेरों प्रॉपर्टीज और ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो कल से 1 1 on 2 ये सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। डोमेन, रेंज और बहुत सारी बातें हम लोग इस पे करेंगे। हमेशा फंक्शन 1 1, कोई भी फंक्शन देख के कभी मत बोलना, जैसे साइन एक्स, बताइए साइन एक्स 1 1 फंक्शन है कि नहीं है? यस, वैसे 1 1 नहीं है। साइन एक्स 1 1 है। बताइए साइन एक्स 1 1 है? अरे No, sir. नो सर। नो। एक्चुअली आप दोनों ही सही हैं। साइन एक्स 1 1 है, यस। साइन एक्स 1 1 नहीं है, यस। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन डोमेन, डिपेंड्स ऑन
डोमेन। कैसे? अगर Yes. 0 से सर माइनस इंटरवल लेंगे अपन। अगर -π/2 से π/2 लोगे तो 1 1 है, इसके आगे लोगे तो नहीं है। फिर नहीं है, दूसरा रिपीट सवाल, कर रहा है सर वो। दूसरा सवाल ऑन टू है इंटरवल पे सर, है इंटरवल पे। एग्जैक्टली ऑन टू है ऑन टू नहीं है, नहीं है। दोनों ही बातें, दोनों कैसे सही होंगे? अगर को डोमेन को -1 से +1 लोगे तो ऑन टू है, को डोमेन को r लोगे ऑन टू नहीं है। समझ रहे हैं? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। sir. हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।